यहाँ पे मैंने कुछ और पॉइंट्स ऐड करे हैं. द टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, दैट मीन्स जीन का जो एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेस कैसे करता है? जीन एक्सप्रेस करता है बाय मेकिंग mRNA एंड बाय मेकिंग प्रोटीन. सो उस जीन के एक्सप्रेशन को एक रेगुलेटेड मैनर में चलना बहुत जरूरी है. अगर जो जीन का एक्सप्रेशन है वो अनरेगुलेटेड हो जाता है तो इट कैन कॉज मेनी सीरियस प्रॉब्लम्स. तो हमने पढ़ा था अप्रोक्सीमेटली, हमने 4 पॉइंट्स ऐसे पढ़े थे जहां पे जीन का जो एक्सप्रेशन है वो रेगुलेट करा जाता है. कितने टाइम के लिए जीन का एक्सप्रेशन होगा, कितने ड्यूरेशन क्या होगी, कितना अमाउंट होगा, तो उसी को ही हम आज थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे और ज्यादा. सबसे पहला जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है वो रेगुलेट करा जाता है एट द लेवल ऑफ डीएनए. ठीक है, डीएनए में ऑल्ट्रेशन के थ्रू जो है जीन के एक्सप्रेशन को मेंटेन करा जाता है. कैसे ऑल्ट्रेशन करते हैं हम डीएनए में, आपको पता है. सी यहाँ पे देखिए, ये जो कॉम्पैक्ट डीएनए है, कॉम्पैक्ट डीएनए है, डीएनए में ऑल्ट्रेशन कैसे की जाती है? थ्रू न्यूक्लियोसोम. हमने पढ़ा है हिस्टोन वगैरह के बारे में. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यू कैन सी न्यूक्लियोसोम. इनमें वेरियस चेंजेस होते हैं. ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं, आपके हिस्टोन पार्टिकल्स जो होते हैं, हिस्टोन कोर प्रोटीन्स जो होते हैं, दे आर मॉडिफाइड थ्रू वेरियस केमिकल मॉडिफिकेशंस. इनमें बहुत सारी केमिकल मॉडिफिकेशंस होती है. एसिटाइलेशन हो गया, यूबिक्विटिनाइलेशन हो गया, मिथाइलेशन हो गया. तो इन सब प्रोसेस के थ्रू डीएनए की रेगुलेशन करी जाती है. डीएनए का जो एक्सप्रेशन है वो करा जाता है. एक मैं एग्जांपल ये आपको देती हूँ. जैसे ये आपके हिस्टोन न्यूक्लियोसोम है, राइट. यहाँ पे अगर आप मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो, अगर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर लो, तो ये जो डीएनए है, जिस डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड है, वो अपना एक्सप्रेशन नहीं देगा, राइट. वो अपना जीन एक्सप्रेशन नहीं देगा. दैट मीन्स आपने डीएनए के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर लिया एट द डीएनए लेवल ओनली. ऑल्ट्रेशन करके डीएनए में आपने उसके एक्सप्रेशन को मेंटेन कर लिया. दूसरा एक्सप्रेशन आता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, जब आप प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्मेशन करते हो. तीसरा एक्सप्रेशन जब आता है, जब आप इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को ट्रांसपोर्ट करते हो, राइट. तुमने ट्रांसपोर्ट करा और उसके बाद ट्रांसपोर्ट से पहले इसमें आप प्रोसेसिंग करोगे. प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? ये जो mRNA प्रोसेसिंग है, ये किसके अंडर आती है? ये आती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंडर. किसके अंडर आती है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंडर आती है. यानी कि हम इसमें क्या क्या करते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में हम क्या क्या करते थे? 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम टेलिंग एंड RNA स्प्लाइसिंग, एक्सॉन स्प्लाइसिंग, एक्सॉन या फिर इंट्रॉन स्प्लाइसिंग. ये हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में करते थे और इसके थ्रू भी हम रेगुलेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट में जीन जो है एक्सप्रेस होना चाहिए. उसके बाद जो लास्ट हमारे पास सेकेंड लास्ट है एट द ट्रांसपोर्ट. जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक बार ये जो कैपिंग है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, ये कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में होती है. कहाँ पे होती है? ये न्यूक्लियस में. इसके बाद हम सपोज दिस इज योर सेल, दिस इज योर न्यूक्लियस. यहाँ पे सारी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हो गई mRNA में. अब ये mRNA साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करा जाएगा. क्यों ट्रांसफर करा जाएगा? क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए जितने भी एंजाइम्स की जरूरत है वो सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. इसलिए आपका mRNA जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करा जाता है. तो इस कंडीशन पे, इस सिनेरियो पर भी रेगुलेशन होता है. उसके बाद एक रेगुलेशन है आपका RNA स्टेबिलिटी. जो आपने RNA बनाया है वो स्टेबल भी होना चाहिए. एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िए. द अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ mRNA सिंथेसाइज्ड बट ऑल्सो ऑन द रेट एट विच mRNA इज डिग्रेडेड. मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन के बाद जो भी mRNA से, जिस mRNA से ट्रांसलेशन हुई है, वो mRNA डिग्रेड कर दिया जाता है.
सपोज वो mRNA डिग्रेड नहीं करा गया तो क्या होगा, दोबारा से उसी प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट. सो दैट्स हाउ जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड एट द RNA स्टेबिलिटी लेवल. एंड देन यू हैव ट्रांसलेशन लेवल, जिसपे एक जो है जीन एक्सप्रेशन होता है. एंड देन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, मतलब कि आपके पास एक प्रोटीन तो बन गया, बट उस प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए आपको उसको प्रॉपर फोल्डिंग करनी होगी, उसको प्रॉपर शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा, तभी वो जो प्रोटीन है वो एक्टिव होगा, राइट. सो जीन एक्सप्रेशन कौन कौन से लेवल पे आपने पढ़ा, इसको एक पॉइंट में लिख लो. एक तो डीएनए लेवल, फिर ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, then you can say post transcription level, transport level, translation level, and the last is post translational level. पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल. सपोज एक जीन है, उसने अपने आप को एक्सप्रेस भी कर लिया, उसने प्रोटीन भी बना लिया, बट अगर वो प्रोटीन ठीक से फोल्ड ही नहीं हो पाया तो उस प्रोटीन का क्या फायदा, दैट प्रोटीन विल बी डिग्रेडेड. यानी पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे उस प्रोटीन की ढंग से फोल्डिंग होनी चाहिए, और उस फोल्डिंग के थ्रू ही वो जो प्रोटीन है वो एक्टिव होगा. एम आई क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है सबको? नाउ विल स्टडी अबाउट द लैक ओप्रॉन. सबसे पहले तो आपको पता चलना होना चाहिए कि दैट ओप्रॉन क्या होता है. बेसिकली इट इज अ क्लस्टर ऑफ जीन्स जो कि दे आर रेगुलेटेड बाय अ सिंगल प्रमोटर. ओके, यहाँ पे आप देखिए 3 जीन्स हैं. अगर मैं इसकी बात करूं, भूल जाइए लैक ओप्रॉन एवरीथिंग, पहले ओप्रॉन की बात करते हैं. फर्स्ट यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है दैट अ ग्रुप ऑफ जीन्स दैट आर रेड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट. व्हाट डू यू मीन बाय रेड टुगेदर? रेड टुगेदर का क्या मतलब है? जब जीन्स रेड करे जाते हैं तो रीडिंग ऑफ द जीन्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ mRNA. यानी कि यहाँ पे जितने भी जीन्स हैं, यहाँ पे 3 जीन्स हैं, लैक Z, लैक Y, लैक A. ये तीनों ही जीन्स जो हैं एक साथ पढ़े जाएंगे और इनसे एक ही mRNA सिंथेसाइज होगा. इनसे क्या होगा? एक ही mRNA सिंथेसाइज होगा, जिसमें लैक Z के लिए भी RNA है, लैक Y का भी है और लैक A का भी है. ओके, दैट मीन्स जो जीन्स है, एक तो वो फर्स्ट पॉइंट इज जो जीन्स है वो एक दूसरे के साथ है. ओके, दे आर इन क्लस्टर, दे आर इन ग्रुप टुगेदर. एंड सेकेंड पॉइंट इज यहाँ पे आप देखिए सिर्फ एक सिंगल प्रमोटर प्रेजेंट है जो इन तीनों जीन्स को रेगुलेट करेगा, इन तीनों जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगा. So the second point is that these are the operon is a cluster of genes which are under the control of single promoter. There is a single promoter. Lac here stand for lactose. Lac here stands for lactose. हम जब लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तब वो लैक ओप्रॉन कहलाता है, राइट. ओप्रॉन में जो जीन्स है दे आर क्लस्टर टुगेदर, बट अगर वो जीन्स लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं देन द सिनेरियो, देन द ओवरऑल प्रोसेस, ओवरऑल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज लैक ओप्रॉन. एम आई क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. एन ओप्रॉन इज अ सिंगल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट दैट इंड्यूसेस अ सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, प्रमोटर एंड ऑपरेटर. एक ओप्रॉन जो है वो एक सिंगल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है जिसमें जीन्स भी है, स्ट्रक्चरल जीन्स भी है जिनसे mRNA बनेगा, उसके पास ऑपरेटर भी है, उसके पास प्रमोटर भी है. ओके, जीन्स भी है, ऑपरेटर भी है, प्रमोटर भी है. ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ ओप्रॉन. यहाँ पे देखिए इट इज अ सिंगल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जिसके पास अपने खुद के जीन्स भी हैं, प्रमोटर भी है एंड ऑपरेटर भी है. ओके, सो अब हम वन बाय वन इसकी बात कर लेते हैं. सबसे पहली हेडिंग डालिए कंपोनेंट्स ऑफ एन ओप्रॉन. ये मैं करा चुकी हूं बट फिर भी आई एम रिपीटिंग. कंपोनेंट्स ऑफ ओप्रॉन. ओप्रॉन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास? स्ट्रक्चरल जीन्स,
स्ट्रक्चरल जीन्स आपके पास है, प्रमोटर आपके पास है, ऑपरेटर आपके पास है, देन आपके पास रेगुलेटरी जीन्स भी प्रेजेंट होता है, एक रेगुलेटर जीन भी प्रेजेंट होता है. Here you can see regulator gene is also there. Regulator gene is also there. Regulator gene and last is inducer. एक inducer भी present होता है. ठीक है. अब यहाँ पे इस फिगर को थोड़ा सा और हम एक बार देखेंगे. मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ. ओके, सो इस फिगर में देखिए दैट यहाँ पे ये पूरा ही एक ओप्रॉन है, एक ओप्रॉन सिस्टम है. दिस होल इज एन ओप्रॉन सिस्टम. यहाँ पे देखिए जो जीन्स है, 3 जीन है, तीनों का ही एक सिंगल प्रमोटर है. ठीक है. और जो रेगुलेटर जीन है उसका अलग प्रमोटर है. तो ये बात ध्यान में रखिएगा, रेगुलेटर जीन का अलग प्रमोटर होता है, बट जो जीन्स है, तीनों ही जीन्स है, उनका एक ही प्रमोटर होता है. क्लियर? ये क्लियर है. अब हम जो कंपोनेंट्स है ओप्रॉन के, उनको थॉरो करके उनकी एक एक जो उनका फंक्शन है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एक कोलैबोरेटिव मैनर में सबको मिक्स करके पढ़ेंगे कि हाँ किसका क्या फंक्शन था और उस हिसाब से वो कैसे वर्क करता है एक लैक ओप्रॉन में. तो अब कंपोनेंट्स जो ओप्रॉन के हैं उन्हें हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो पहला हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरल जीन्स. पहला जो कंपोनेंट है लैक ओप्रॉन का, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन. तो ये स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, segments of DNA that code for that transcribe the mRNA, that transcribe mRNA for protein synthesis. mRNA के बाद प्रोटीन सिंथेसिस ही तो होगा, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. यानी कि एक ओप्रॉन में उन्हें स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे जो एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट कर रहे हैं. क्लियर? ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज प्रमोटर. ये जब मैंने डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज पढ़ाया है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, रेप्लिकेशन के टाइम पे, मैंने बहुत बार बताया है व्हाट इज अ प्रमोटर. प्रमोटर इज अ सीक्वेंस इन द डीएनए. ये डीएनए में ही एक सीक्वेंस है जिसपे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और वहीं से ही ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन होती है. तो लिख लीजिए, इट इज अ सीक्वेंस इन डीएनए where RNA polymerase bind and initiates transcription Okay, next is your operator. अब ये ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर, इसको थोड़ा सा ओके. ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर भी डीएनए में ही एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस क्या करती है? इस सीक्वेंस पे रिप्रेसर प्रोटीन आकर बाइंड करता है. ठीक है. ऑपरेटर इज अ सीक्वेंस इन डीएनए टू विच अ रिप्रेसर प्रोटीन इज गेट्स बाउंडेड. सीक्वेंस इन डीएनए to which repressor protein binds. अब ये रिप्रेसर प्रोटीन बनता कैसे है? ये रिप्रेसर प्रोटीन बनता है थ्रू रेगुलेटर जीन. ये जो रेगुलेटर जीन है ये इस रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन बनकर ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है. ठीक है. सो यहाँ पे रेगुलेटर जीन पे लिख लीजिए दैट जीन दैट कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, जीन दैट कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन. और ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा. लिख लीजिए यहाँ पे, दिस रिप्रेसर प्रोटीन
binds to operator and suppress the transcription machinery. Suppress the transcriptional activity. Transcriptional activity. Clear? And the last is your inducer. Last is your inducer. Last is your inducer. इंड्यूसर एक तरह का सबस्ट्रेट होता है. इट इज नॉट अ डीएनए सीक्वेंस. याद रखिएगा, इंड्यूसर इट इज नॉट अ डीएनए सीक्वेंस. इंड्यूसर एक तरह का सबस्ट्रेट है जो रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है. और अगर इंड्यूसर रिप्रेसर से बाइंड कर गया तो फिर वो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा. ठीक है, एक बार इंड्यूसर रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा तो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा. तो यहां पे आप लिख लीजिए दैट इट इज अ substrate. It is a substrate that bind to repressor protein and prevent its binding to the operator. And hence transcriptional activity remain on. देखो, ये एक रेगुलेटरी जीन है, इसने, और यहाँ पे एक ऑपरेटर है. ठीक है, डीएनए में ही ये एक ऑपरेटर की सीक्वेंस है और ये एक रेगुलेटरी जीन की सीक्वेंस है. ये रेगुलेटरी जीन एक रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है. ठीक है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन अगर ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. किसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा? यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट है, उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. बट अगर इस रेगुलेटरी प्रोटीन से कोई इंड्यूसर आके बाइंड कर जाता है, सपोज ये इंड्यूसर आके बाइंड कर गया, तो अब ये रेगुलेटरी प्रोटीन ऑपरेटर से नहीं बाइंड कर पाएगा और ऑपरेटर से फिर क्या होगा, जो है ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंडीशन में रहेगा. ठीक है, जहां आपने ऑपरेटर लिखा है वहां पे एक और पॉइंट लिख लीजिए दैट ऑपरेटर इज प्रेजेंट जस्ट बिसाइड द प्रमोटर. एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, ऑपरेटर इज प्रेजेंट जस्ट बिसाइड द प्रमोटर. इस फिगर में देखिए, यहाँ पे एक लैक ओपरॉन के स्ट्रक्चरल जीन्स की बात कही गई है. हमने अभी स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में क्या पढ़ा था, वो फ्रेगमेंट, वो सेगमेंट डीएनए का जो कि एमआरएनए फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है. ओके, सो यहाँ पे 3 जीन्स हैं, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए. यहाँ पे लैक वर्ड यूज करा गया है बिकॉज दे आर फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म. ये जो जीन्स है, these 3 genes, कौन से? लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए. these 3 genes play a major role in lactose metabolism. लैक्टोज को कंज्यूम करने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, कैसे? अब देखिए, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैक ओपरॉन जो है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. एक प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है. एक और तरह का ओपरॉन सिस्टम होता है जिसे हम ट्रिप्टोफैन ओपरॉन सिस्टम कहते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे आप एडिशनल नॉलेज ऐड कर सकते हैं दैट ट्रिप्टोफैन ओपरॉन जो है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. तो हमने प्रोकैरियोट्स में बात करी थी पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए की और यूकैरियोट्स में बात करी थी मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए की. तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए क्या होता है? देखिए, मल्टीपल जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सिंथेसिस हो रही है. मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन आर सिंथेसाइज्ड हियर. इसको इस तरीके से नहीं दिखा सकते एक्चुअली, यहाँ पे कुछ अलग डायग्राम शो कर रहा है. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो
ये जो जीन्स हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन हुआ और एमआरएनए बना, ठीक है, ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए बनता है। देन राइबोसोम जो है वो बाइंड करता है, हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा है राइबोसोम कहाँ बाइंड करेगा, ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करती है और फिर लार्जर सब यूनिट बाइंड करती है। अब जैसे जैसे ये राइबोसोम इस डायरेक्शन में चलता जाएगा वैसे वैसे जो है आरएनए की जो चेन है वो लंबी होती जाएगी। देखिए पहले राइबोसोम यहाँ था तो सिर्फ इतनी चेन सिंथेसाइज हुई है, उसके बाद राइबोसोम आगे बढ़ा तो और लंबी चेन है, फिर जैसे जैसे राइबोसोम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो चेन की सिंथेसिस है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। एंड अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब एक ही एमआरएनए में एक ये जो यहां से लेकर यहां तक एक जो सेगमेंट है डीएनए का उसमें लैक जेड जीन भी है, लैक वाई जीन भी है और लैक ए जीन भी है, तो इनसे जो एमआरएनए बनेगा, इनसे जो एमआरएनए बनता है उसमें लैक जेड के लिए भी एमआरएनए होता है, लैक वाई का भी एमआरएनए होता है, लैक ए का भी एमआरएनए होता है। दैट मीन्स एक ही एमआरएनए से मल्टीपल प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, एक ही एमआरएनए से मल्टीपल प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। लैक जेड जीन सिंथेसाइज, लैक जेड जीन से प्रोटीन बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक जेड जीन से प्रोटीन बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक वाई जीन से प्रोटीन बनता है परमिएस एंड लैक ए जीन से प्रोटीन बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, अब इनका थोड़ा सा डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं। So we have three structural genes, तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं हमारे पास, कौन कौन से, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। लैक जेड it codes for protein, it codes for protein beta galactosidase, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस प्रोटीन का क्या काम होता है, दिस प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है ये ब्रेक करती है लैक्टोज को गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में, दिस प्रोटीन ब्रेक्स लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड glucose. Okay, next you have is lac y, lac y, ये जो जीन है it codes for protein permease, codes for permease। permease क्या करता है, it increases the, लिखिए यहाँ पे, it increases, दूसरा पेन लेना पड़ेगा, हाँ, इट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी, परमिएज से ही पता चल रहा है कि ये परमिएबिलिटी बढ़ा देगा, किसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देगा, लैक्टोज के अंदर आने की परमिएबिलिटी बढ़ा देगा। इट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू लैक्टोज, ऑफ सेल टू लैक्टोज। देन वी कम टू लैक ए, लैक ए जो है इट कोड्स फॉर प्रोटीन ट्रांस एसिटाइलेज, इट कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ये जो ट्रांस एसिटाइलेज है ये क्या करता है, इट कैटेलाइज द ट्रांस एसिटाइलेशन ऑफ लैक्टोज, कैटेलाइज द ट्रांस एसिटाइलेशन ऑफ लैक्टोज। काफी बुक में मिलेगा आपको दैट इट्स फंक्शन इज नॉट नोन, ट्रांस एसिटाइलेज के बारे में आपको मिलेगा दैट इट्स फंक्शन इज नॉट नोन। सबसे पहले बात करते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, जो लैक्टोज को ब्रेक कर रहा है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, राइट। लैक्टोज डाइसैक्रिहाइड शुगर, इस डायग्राम में देखिए लैक्टोज क्या है, डाइसैक्रिहाइड शुगर है, यानी कि ये दो मोनोसैक्रिहाइड से मिलकर बनी है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, शुगर, दो शुगर्स के बीच में हमें पता है कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज देयर, राइट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज देयर।
नाउ दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज ब्रोकन बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटता है तो किस तरीके से टूटता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देखिए यहां से OH जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है, एंड देन दिस बिकम योर गैलेक्टोज एंड द अदर सब यूनिट बिकम योर ग्लूकोज। एक सब यूनिट आपकी गैलेक्टोज फॉर्म कर जाती है और एक सब यूनिट आपकी ग्लूकोज फॉर्म करती है। यानी लैक्टोज इज अ डाइसैक्रिहाइड विच इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। तो हमें पता है कोई भी इंडिविजुअल अगर शुगर को कंज्यूम करेगा तो वो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर तब जाके उसे कंज्यूम करेगा। जैसे लैक्टोज है वो फॉर एग्जांपल अगर आप कंज्यूम करते हो कोई भी डाइसैक्रिहाइड शुगर, तो सबसे पहले आपकी बॉडी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। ओके, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद ही उसका यूटिलाइजेशन होगा। तो हमने क्या बताया है कि जो लैक ओप्रोन है, लैक ओप्रोन किसमें प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। लैक ओप्रोन किसमें प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। तो सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसने बाहर से लैक्टोज लिया, लैक्टोज को उसके बाद लैक ओप्रोन के लैक जेड जीन से जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है, उसने इस लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक कर दिया, और अब ये बैक्टीरिया आराम से ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सकता है फॉर एनर्जी। तो यानी हम बॉटम लाइन हम ये कह सकते हैं दैट लैक ओप्रोन इज बेसिकली फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज टू जनरेट एनर्जी, टू जनरेट एनर्जी। ये पॉइंट क्लियर है सबको? दिस वाज लैक वाई से परमिएज बन रहा था। दिस परमिएज एक्ट एज अ चैनल प्रोटीन। ये क्या करेंगे, ये बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर लैक्टोज है उसे किस में एंट्री करवाएंगे, सेल के अंदर उसकी एंट्री करवाएंगे। देन दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज will break the lactose into glucose and galactose. Same beta galactosidase will convert lactose into allolactose. This allolactose will act as an inducer. It will act as an inducer. It binds to the repressor protein, makes the repressor protein inactive, and thus how the lac operon gets activated. So यहाँ पे देखिए permease actively transports the lactose into the cell. Then beta galactosidase converts lactose into allolactose, and also this beta galactosidase will convert lactose into glucose and galactose, will convert into glucose and galactose. Also this allolactose will be converted into glucose and galactose. यानी lactose भी glucose और galactose में breakdown हो जाता है और allolactose भी glucose और galactose में breakdown हो जाता है। क्लियर? अब इस डायग्राम को देख ले थोड़ा। एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में क्या हो रहा था कि लैक आई जो आपका था, जिसे मैंने इस तरीके से दिखाया था, लैक आई जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बना। ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है, ये देखिए लैक ऑपरेटर और प्रमोटर की सीक्वेंस बाइंड, वो क्या नाम है, ओवरलैप कर रही हैं। देखिए लैक ऑपरेटर की सीक्वेंस यहां से यहां तक है और प्रमोटर की सीक्वेंस यहां से यहां तक है। तो दैट मीन्स इतना हिस्सा जो है लैक ओ और लैक पी ऑपरेटर और प्रमोटर का वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, लैक पी जीन से प्रमोटर बनता है, लैक ओ इज फॉर ऑपरेटर, एंड लैक जेड वाई एंड ए आर स्ट्रक्चरल जीन्स। तो क्या होगा, ये रिप्रेसर जो है वो यहाँ पे बाइंड कर जाएगा और जो है उसके बाद देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन. So in the absence of lactose, the regulator protein, which is your repressor, will bind to the operator and will inhibit the transcription. Now if there is lactose present, अब ये lactose permease के through enter कर जाएगा. यहाँ पे जो है अभी तक active regulator protein बन रहा था, but जैसे ही इस repressor protein से lactose bind करेगा, अब ये inactive हो गया है, अब ये operator से bind नहीं कर पाएगा. देखिए क्या लिखा है, when lactose is present, some of it is converted into allolactose. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. It is also this conversion of lactose into allolactose, it is done by beta galactosidase. Now अब यहाँ पे ये लैक्टोज के बाइंड करने से ये रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो गया है. द प्रोटीन गेट्स इनएक्टिव एंड द रेगुलेटर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर. जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है
ये प्रमोटर रीजन से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन करेगा इन 3 जीन्स की, और जब इन 3 जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम फॉर्म होंगे, तब ये फॉर्म होंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू एलोलैक्टोज व्हिच बाइंड्स टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यानी कि जहां पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि जो लैक्टोज है वो पहले एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है एंड देन इट एक्ट्स एज अ इंड्यूसर। तो जो इंड्यूसर होता है वो लैक्टोज नहीं होता है, वो एलोलैक्टोज होता है। बट डोंट वरी, तुम्हारी एनसीईआरटी में लैक्टोज ही लिखा है तो तुम लैक्टोज पर ही फोकस करो, ठीक है। बट मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया है कि जो लैक्टोज है पहले वो एक दूसरी कंफर्मेशन में चेंज होता है विच इज एलोलैक्टोज, एंड देन दिस एलोलैक्टोज विल एक्ट एज एन इंड्यूसर, दिस एलोलैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर। ये क्लियर है सबको? ओके, यहां पे देखिए दैट मैं एक लैक ओप्रोन बना रही हूं, दिस is a segment of DNA. It is an opron having cluster of genes and these genes are regulated by single promoter. यहाँ पे प्रमोटर है और ये प्रमोटर है किसका? रेगुलेटरी जीन का। उसके नेक्स्ट वाला जीन है रेगुलेटरी जीन। तो ये जो प्रमोटर है ये रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर है, ठीक है। यहाँ पे आई लिख लो रेगुलेटरी जीन के लिए, आई लिख लीजिए। देन यू हैव प्रमोटर फॉर स्ट्रक्चरल जीन, उसके बाद आएगा प्रमोटर, और ये जो प्रमोटर है ये किसका होगा? जो ब्लू से है दैट इज द प्रमोटर ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटर, देन वी हैव ऑपरेटर, जो मैंने ऑपरेटर के सेगमेंट में एक लाइन लिखवाई थी दैट इट इज बिसाइड द प्रमोटर, प्रमोटर के साथ में ही ये प्रेजेंट होता है। देन वी हैव स्ट्रक्चरल जीन्स। अब हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स है और वो किस ऑर्डर में है? वो इसी ऑर्डर में है, Z, Y और A, इसी ऑर्डर में है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट पॉइंट लेकर चल रहे हैं, दैट लैक्टोज इज एब्सेंट, लैक्टोज है ही नहीं। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो उसको मेटाबोलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई चीज आपके पास प्रेजेंट ही नहीं है तो आप उसे क्यों ब्रेक डाउन करोगे? और अगर आप उसका ब्रेक डाउन ही नहीं करोगे तो क्या लैक ओपरॉन को ऑन कंडीशन में रहने की जरूरत है? नहीं। लैक ओपरॉन क्या करता है? मेटाबोलाइज करता है। किसको मेटाबोलाइज करता है? लैक्टोज को। बट अगर लैक्टोज ही सराउंडिंग में प्रेजेंट नहीं है तो लैक ओपरॉन को ऑन कंडीशन में रहने की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो लैक ओपरॉन विल बी इन ऑफ कंडीशन, लैक ओपरॉन will be in off condition, या फिर आप स्विच्ड ऑफ लिख सकते हैं, will be in off condition लिख लो या फिर switched off state लिख लो, will be in off condition. Why it is in off condition? Because no lactose metabolism is required, no lactose metabolism is required, कोई लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की जरूरत ही नहीं है यार, राइट। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो लैक ओपरॉन है ये ऑफ कंडीशन में कैसे मेंटेन रहता है, राइट। ये लैक ओपरॉन ऑफ कंडीशन में कैसे मेंटेन रहता है, कैसे ये ऑफ कंडीशन में जाता है। तो सपोज ये पहले ऑन था, ये पहले लैक ओपरॉन पहले ऑन था, उसके बाद जो सराउंडिंग में लैक्टोज खत्म हो गया, अब इस लैक ओपरॉन को ऑफ करना है। तो हम इसे कैसे ऑफ करेंगे? प्रोकैरियोट्स इसे कैसे ऑफ करता है? ये आई जीन से एक प्रोटीन बनता है जिसे एक पहले तो एमआरएनए बनेगा जिसे हम कहेंगे रिप्रेसर एमआरएनए, इसे कहेंगे हम रिप्रेसर एमआरएनए। इस रिप्रेसर एमआरएनए से एक प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है जिसे हम कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है। मान लो ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर गया ऑपरेटर से, अब क्या होगा? प्रमोटर से आपका बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये आपका प्रमोटर है,
इससे आपका बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। बट अगर ऑपरेटर रीजन पे अगर रिप्रेसर है तो ये आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में नहीं मूव कर पाएगा। अगर ऑपरेटर रीजन पे रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट है तो आरएनए पॉलीमरेज पहली बात तो बाइंड ही नहीं कर पाता है, वो बाइंड ही नहीं कर पाता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड ही नहीं कर पाता है प्रमोटर रीजन से, और अगर बाइंड भी कर गया तो इट विल नॉट मूव। क्यों नहीं बाइंड कर पाता? अब मेन इंपॉर्टेंट बात है क्यों नहीं बाइंड कर पाता है। इसीलिए नहीं बाइंड कर पाता है बिकॉज प्रमोटर और ऑपरेटर की जो सीक्वेंसेस हैं वो आपस में ओवरलैप करती हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस है, प्रमोटर और ऑपरेटर की जो सीक्वेंस है वो आपस में ओवरलैप करती हैं। इसीलिए अगर ऑपरेटर रीजन से कोई चीज बाइंड है तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों की सीक्वेंस ओवरलैप कर रही हैं। इसीलिए अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो इन स्ट्रक्चरल जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी और आपका प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, 2 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए थे। नेक्स्ट इज आप ये लिख सकते हैं दैट इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज repressor protein bind to operator region. Next is this binding prevents binding of RNA polymerase to the operator. And why it prevents the binding of RNA polymerase to the promoter. और क्यों ये बाइंडिंग प्रिवेंट होती है? बिकॉज प्रमोटर और ऑपरेटर की जो सीक्वेंस होती है वो ओवरलैप करती है। बिकॉज सीक्वेंस ऑफ प्रमोटर एंड आरएनए पॉलीमरेज ओवरलैप। ओ सॉरी, ऑपरेटर, क्या हो रहा है आज? सीक्वेंस ऑफ प्रमोटर एंड ऑपरेटर, दो बार भी लिख दिया। ऑपरेटर ओवरलैप, क्लियर? और अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा देन नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन एंड नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड यहां पे आप लिख सकते हैं एंड में दैट ओप्रॉन रिमेन इन ऑफ स्टेज। लास्ट पॉइंट यहां पे आप ये लिख सकते हैं, ओप्रॉन इन स्विच्ड ऑफ स्टेट। Very very important. Okay, so this was the when lactose is absent. ठीक है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि लैक्टोज खत्म हो गया था और इस तरीके से ओप्रॉन ने जो बैक्टीरिया के लैक ओप्रॉन सिस्टम ने अपने आप को स्विच ऑफ कंडीशन कर ली। अब मैं ये कह रही हूं कि मान लो लैक्टोज सराउंडिंग में दोबारा आ गया, तो अब इस स्विच ऑफ स्टेट से स्विच ऑन स्टेट कैसे होगी वो हम देखेंगे। अब देखिए, ओके, दिस इज, ये थोड़ा सा yes, this is promoter of regulatory gene, then you have promoter of structural gene, then you have operator, then you have structural genes lac Z, lac Y and lac A.
अब यहाँ पे क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, लैक्टोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज इज प्रेजेंट। अब लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, किससे बाइंड कर जाएगा, लैक्टोज विल एक्ट एज इंड्यूसर, लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर। और अगर ये लैक्टोज इंड्यूसर की तरह एक्ट करेगा तो अब सिनेरियो क्या होगा, ये देखिए, यहां से क्या बना, रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर एमआरएनए से क्या बना, रिप्रेसर प्रोटीन, यहां से क्या बना, रिप्रेसर प्रोटीन। इसको इस तरीके से दिखा लीजिए, रिप्रेसर प्रोटीन। अब लैक्टोज जो है सराउंडिंग में प्रेजेंट है, तो ये लैक्टोज बैक्टीरियल सेल में एंट्री कर जाएगा थ्रू परमिएज, और ये लैक्टोज जो है वो आपके रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा। लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर एंड बाइंड्स टू रिप्रेसर प्रोटीन, बाइंड्स टू रिप्रेसर प्रोटीन। जैसे ही आपका ये इंड्यूसर जो कि आपका लैक्टोज है ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा, नाउ दिस रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। साथ साथ लिखते चलिए, साथ साथ लिखते चलिए, दिस रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। अब जब ये ऑपरेटर के पास ऑपरेटर के साथ नहीं बाइंड कर पाएगा तब हमारे पास क्या आएगा, आरएनए पॉलीमरेज। अब हमारे पास आएगा आरएनए पॉलीमरेज, और अब जो है ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इजीली इन तीनों जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। द आरएनए पॉलीमरेज विल बी ऑन द प्रमोटर रीजन, इट विल बी ऑन द प्रमोटर एंड ऑपरेटर रीजन, बिकॉज प्रमोटर और ऑपरेटर की सीक्वेंस जो है वो ओवरलैप करती है, तो ये प्रमोटर और ऑपरेटर के बीच में इन द मिडल ऑफ कहीं बाइंड करेगा between the sequence, and now if the operator region is free from the repressor, now these three lac Z, lac Y, lac A genes will be transcribed, they will be transcribed into the structural mRNA, and then this structural mRNA is polycistronic, this structural mRNA is polycistronic. Why? Because इस अकेले mRNA से 3 प्रोटीन बनेंगे, 3 एंजाइम्स फॉर्म होंगे। कौन कौन से, बीटा गैलेक्टोसाइडेज फ्रॉम द लैक Z, परमिएज फ्रॉम द लैक Y, एंड ट्रांस एसिटाइलेज फ्रॉम द लैक A. And that's how the lactose is converted into the switch on position। अब ये स्विच ऑन पोजीशन में कन्वर्ट हो गया है। कैसे स्विच ऑन पोजीशन में हो गया, जब बाहर लैक्टोज प्रेजेंट था, अब बाहर खाना प्रेजेंट है बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया क्या करेगा, उस लैक्टोज को अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू परमिएज। अब उस लैक्टोज का ब्रेकडाउन होना जरूरी है, ब्रेकडाउन कौन करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसका पार्ट है, लैक ओप्रोन का। सो नाउ द लैक ओप्रोन शुड बी टर्न्ड ऑन, और इस टर्निंग ऑन ऑफ द लैक ओप्रोन इज डन बाय द इंड्यूसर विच इज योर लैक्टोज ओनली। अब यहां पे बात करते हैं हम